कंधार विमान हाईजैक भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। जब 5 आतंकवादियों ने मिलकर नेपाल से भारत आ रहे एक इंडियन एयरलाइन विमान का अपहरण कर लिया और उसको छोड़ने के बदले भारतीय सरकार से $200 मिलियन रुपए और भारतीय जेल में बंद 30 आतंकवादियों की छोड़ने की मांग करते हैं। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, we all of us, with our heads down. पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है 24 दिसंबर 1999 से। समय था शाम को 4:30। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइन का विमान IC-184 न्यू दिल्ली की उड़ान भरने के लिए रनवे पे आ चुका था। कुछ ही देर बाद ये विमान काठमांडू के एयरपोर्ट से उड़ान भर लेता है। इस विमान में कुल 176 यात्री मौजूद थे, जिसमें से 15 प्लेन के सदस्य भी थे और इन्हीं 176 यात्रियों में शामिल हो चुके थे हरकत उल मुजाहिदीन संगठन के 5 आतंकवादी। विमान के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद सभी यात्रियों को भोजन दिया जाता है और सभी आराम से भोजन कर रहे थे। तभी अचानक मास्क पहने हुए 4 लोग खड़े हो जाते हैं। सभी लोगों से खाना छीनना स्टार्ट कर देते हैं और विमान में इस बात का अनाउंस करते हैं कि यह विमान हाईजैक हो चुका है, इस विमान का अपहरण कर लिया गया है और यात्रियों को धमकी दी जाती है कि कोई भी अपनी सीट से नहीं हिलेगा। कुछ ही देर बाद हाईजैकर पायलट की केबिन में घुस जाते हैं और विमान उड़ा रहे कैप्टन देवी शरण को अपनी गन पॉइंट पे रख लेते हैं और उनको बोलते हैं कि इस विमान को वेस्ट की दिशा में उड़ाते रहे, क्योंकि यह हाईजैकर इस विमान को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। अब कुछ समय और बीत जाता है और यह विमान दिल्ली को क्रॉस कर जाता है और यह विमान धीरे धीरे लाहौर की ओर बढ़ता है। लाहौर पहुंचने के बाद यह विमान लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन लाहौर के एयरपोर्ट के अधिकारी इस विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरलाइन को इस बात का पता चल चुका था कि विमान में कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, यह विमान आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। इंडियन एयरलाइन इस बात की सूचना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देती है। अब इंडियन एयरलाइन इस विमान से संपर्क करने की कोशिश करती है और उनका संपर्क विमान उड़ा रहे कैप्टन देवी शरण से हो जाता है। देवी शरण इनको बताते हैं कि इस विमान का 5 आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है और हम पाकिस्तान के लाहौर शहर में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने इस विमान को उतरने की अनुमति नहीं दी है और विमान में फ्यूल भी काफ़ी कम है। कैप्टन देवी शरण इंडियन अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ पाकिस्तान के लाहौर के एयरपोर्ट से बात कीजिए और उनको बोलिए कि इस विमान को लैंड होने दें। कैप्टन देवी शरण इंडियन एयरलाइन के अधिकारियों को बताते हैं कि आतंकवादी मुझे लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर इस विमान को लाहौर में लैंड करने की अनुमति नहीं दी तो हम एक एक यात्रियों को मारना स्टार्ट कर देंगे। भारतीय अधिकारी पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पे बात करते हैं, पर पाकिस्तान का लाहौर एयरपोर्ट इस बात की अनुमति फिर भी नहीं देता। तभी फिर से कैप्टन देवी शरण आतंकवादियों से बात करते हैं कि प्लीज मेरी बात को समझे, विमान में फ्यूल काफी कम है तो ये कहीं भी क्रैश लैंडिंग कर सकता है, हम सभी मारे जाएंगे। आतंकवादी कैप्टन देवी शरण की बात पे यकीन कर ले और उनके साथ मिलकर इस बात का फैसला लिया जाता है कि इस विमान को पंजाब के अमृतसर के एयरपोर्ट पे लैंड करवाएंगे। अब समय हो चुका था शाम का 6:44। विमान पाकिस्तान से अमृतसर की ओर बढ़ता है, लेकिन यात्रियों को बचाने के लिए भारत के लिए यह बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि भारत के विमान का अपहरण करके भारत में ही लैंड करवाना यह आतंकवादियों के प्लान में नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि हम भारत का ही विमान अपहरण करें और वापस भारत में ही लैंड करवाएं। अब समय हो चुका था 7 बजे। विमान अमृतसर में इंटर कर चुका था और 7:01 पे अमृतसर के एयरपोर्ट पे ये विमान लैंड कर जाता है और विमान को लैंड करते ही आतंकवादियों द्वारा सरकार को बोला जाता है कि प्लीज इसमें जल्दी से जल्दी फ्यूल भर दीजिए। अब इस मामले से निपटने के लिए सरकार की तरफ से अलग अलग टीम बनाई जाती हैं और प्लान बनाया जाता है कि फ्यूल भरने में जितनी देरी हो सके उतनी देरी करेंगे हम। अब आतंकवादियों का ध्यान भटकाने के लिए पंजाब की लोकल पुलिस आतंकवादियों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आतंकवादी इस बात को लेकर तैयार नहीं होते हैं कि हम पंजाब की लोकल पुलिस से बात नहीं करेंगे। वो सीधा दिल्ली में बैठे इंडियन एयरलाइन के अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं और उनसे बात करते हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता।
इस बीच कैप्टन देवी शरण सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी विमान में फ्यूल डाल दीजिए, वरना आतंकवादी मेरे को धमकी दे रहे हैं कि अगर जल्दी से जल्दी फ्यूल नहीं भरा तो हम एक एक यात्रियों को मारना स्टार्ट कर देंगे। अब 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट का समय बीत चुका था, लेकिन सरकार कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अब आतंकवादी डिप्रेशन में आ चुके थे कि हमारी कोई बात मान क्यों नहीं रहा, और आतंकवादी एक यात्री को चाकू मार के घायल कर देते हैं। अब सुरक्षा एजेंसी यात्रियों को बचाने के लिए 2 प्लान बनाती हैं। पहला प्लान, विमान में फ्यूल भरने के लिए जो टैंकर जाएगा उसमें पंजाब पुलिस के 2-3 जवान को बिठा के भेज दिया जाएगा और वो वहां पे जाके विमान का टायर में से हवा निकाल देंगे ताकि विमान फिर से उड़ान यहाँ से ना भर पाए। और दूसरा प्लान, विमान के रास्ते में एक टैंकर खड़ा कर देंगे जिससे उनका रास्ता रुक जाएगा और विमान फिर से उड़ान नहीं भर पाएगा। अब फ्यूल लेके फ्यूल टैंकर एयरपोर्ट पे आ चुका था। फ्यूल टैंकर तेजी से विमान की तरफ बढ़ता है। अंदर बैठे अधिकारियों को लगता है कि फ्यूल टैंकर तेजी से विमान की तरफ जा रहा है। इससे तो आतंकवादियों को शक हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अधिकारी ड्राइवर को बोलते हैं कि टैंकर की स्पीड को कम कर दीजिए, लेकिन टैंकर का ड्राइवर काफी नर्वस था, जिसके कारण वो टैंकर को रोक देते हैं, जिससे आतंकवादियों को शक हो जाता है कि पहले तो टैंकर तेजी से विमान की तरफ आ रहा था, लेकिन ये अचानक रुक कैसे गया। आतंकवादी कैप्टन देवी शरण को बोलते हैं कि इस विमान को जल्दी से टेक ऑफ कीजिए, और विमान एक बार फिर से अमृतसर के एयरपोर्ट से उड़ान भर लेता है। अब समय था 7:50। दोनों प्लान जो बनाए गए थे यात्रियों को बचाने के लिए वो विफल हो चुके थे। विमान में फ्यूल काफी कम था, मानो नाक के बराबर था। विमान फिर से पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। अमृतसर एयरपोर्ट से पाकिस्तान की लाहौर के एयरपोर्ट की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है। अब पायलट द्वारा फिर से पाकिस्तान के एयर कंट्रोल से बात की जाती है, लेकिन वो फिर से साफ मना कर देते हैं कि हम विमान को उतारने की अनुमति नहीं देंगे। पाकिस्तान का एयर कंट्रोल इस बात को समझ चुका था कि अब आतंकवादी जरूर पायलट के साथ जबरदस्ती करेंगे और पायलट को बोलेंगे कि कुछ भी करके इस एयरपोर्ट के इस विमान को लैंड करवा दीजिए, और वो इसके चलते एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद कर देते हैं। कैप्टन देवी शरण आतंकवादियों के बहुत ज्यादा दबाव में आ चुके थे। दूसरी तरफ विमान का फ्यूल भी ना के बराबर था। अब कैप्टन देवी शरण के समझ में आ चुका था कि विमान को कैसे भी करवा के लैंड करवाना होगा। जो होगा वो देखा जाएगा। जो यात्री है उनकी किस्मत पे बात है। अगर उनकी अच्छी किस्मत होगी तो वो बच जाएंगे, वरना सारे के सारे मारे जाएंगे। कैप्टन देवी शरण विमान को लैंड करवाने का पहला प्रयास करते हैं तो वो देखते हैं कि वो विमान को किसी एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर रहे हैं, वो विमान को लाहौर की एक हाईवे पे लैंड करवा रहे हैं। वह फिर से विमान को ऊपर उठा लेते हैं और लाहौर के एयरपोर्ट से फिर से बात करते हैं। इस बार वो लाहौर के एयरपोर्ट के अधिकारियों को मनाने के लिए कामयाब हो जाते हैं। लाहौर के एयरपोर्ट के अधिकारी कैप्टन देवी शरण की बात मान लेते हैं और वो पूरे एयरपोर्ट की लाइट ऑन कर देते हैं। विमान धीरे धीरे लाहौर के एयरपोर्ट पे नीचे आता है और 8:07 पे लाहौर के एयरपोर्ट पे लैंड कर जाता है। अब भारतीय सरकार पाकिस्तान की सरकार से रिक्वेस्ट करती है कि इस विमान को फिर से उड़ान मत भरने देना। सरकार का प्लान था कि पाकिस्तान में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों को आतंकवादियों के पास भेजेंगे और उनसे बातचीत करके इस मामले को हल करेंगे। लाहौर में अब विमान में फ्यूल भर दिया जाता है और विमान फिर से उड़ान ना भर पाए इसको रोकने के लिए सारी एयरपोर्ट की लाइट फिर से बंद कर दी जाती हैं और पाकिस्तान की सेना के द्वारा विमान को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। आतंकवादियों को यह बात अच्छी नहीं लगती है और वो इससे तंग आकर एक यात्री को सीधा गोली मार देते हैं। अब भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों के पाकिस्तान के लाहौर के एयरपोर्ट पे आना था तो वो जल्दी से जल्दी इस एयरपोर्ट पे आना चाहते थे। तो भारतीय सरकार पाकिस्तान की सरकार से रिक्वेस्ट करती है कि हमारे अधिकारियों को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दे ताकि जल्दी से जल्दी वो आतंकवादियों के पास आए और आतंकवादियों के साथ बातचीत करे। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वो जल्दी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं करता है। वो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने में 3 घंटे लगा देते हैं। जब भारतीय हाई कमीशन के अधिकारी लाहौर के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि विमान यहां से फिर से उड़ान भर चुका है। विमान अब ओमान की तरफ बढ़ता है और कुछ ही देर में ओमान पहुंच जाता है, लेकिन ओमान के एयर कंट्रोल ने ओमान के किसी भी एयरपोर्ट पे इस विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन फिर विमान दुबई की तरफ बढ़ता है और आतंकवादी जैसे तैसे करके दुबई के एक एयरपोर्ट पे इस विमान को लैंड करवा देते हैं।
और यहाँ पे जैसे तैसे करके आतंकवादियों से बातचीत की जाती है और 26 यात्रियों को छुड़ा लिया जाता है। यात्रियों ने बाहर आने के बाद सुरक्षा एजेंसी को बहुत सारी जानकारी दी। यात्री बताते हैं कि आतंकवादियों ने विमान के अंदर महिलाओं को अलग रखा है, पुरुषों को अलग रखा है और बच्चों को अलग रखा है। सभी की आंखों पे पट्टी बांध रखी है। अब विमान को दुबई में 24 घंटे बीत चुके थे और विमान एक बार फिर से दुबई से उड़ान भर लेता है और विमान धीरे धीरे अफगानिस्तान की तरफ बढ़ता है। अब तारीख थी 26 दिसंबर, समय था सुबह के 8 बजे और यह विमान अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पे लैंड करता है। अफगानिस्तान में तालिबान का राज था और तालिबान भारतीय सरकार को बोलते हैं कि हम आपकी और आतंकवादियों की बातचीत करवाएंगे, लेकिन भारत तालिबान पे यकीन नहीं करता है और पाकिस्तान में मौजूद हाई कमीशन के एक अधिकारी को कंधार भेजते हैं। अगले 6 दिन ये मामला ऐसे ही चलता रहा। इस बीच तालिबान ने विमान को चारों तरफ से घेर रखा था और भारत को तालिबान बोलते हैं कि हमने विमान को इसलिए घेर रखा है कि कोई आतंकवादी किसी यात्रियों को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन असल में तालिबान आतंकवादियों को सुरक्षा दे रहा था ताकि भारतीय सरकार कोई सैन्य कार्रवाई आतंकवादियों पे ना करे। अब इन आतंकवादियों से बात करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा एक टीम बनाई जाती है और इस टीम को लीड कर रहे थे अजीत डोभाल। इस मामले के बाद अजीत डोभाल एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इन आतंकवादियों को तालिबान, पाकिस्तान, ISI से फुल सपोर्ट मिल रही थी और तालिबान ने आतंकवादियों से वादा किया था कि इस मामले के बाद हम आपको सुरक्षित अफगानिस्तान से निकालेंगे। अजीत डोभाल अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान के कंधार पहुंचते हैं और आतंकवादियों के साथ बातचीत करते हैं और आतंकवादियों से पूछते हैं कि आपकी मांगे क्या हैं। तो आतंकवादी भारत के सामने 2 मांग रखते हैं। पहली मांग $200 मिलियन रुपए यानी 1650 करोड़ रुपए और दूसरी मांग भारतीय जेल में बंद 30 आतंकवादियों को रिहा करना। ये एक ऐसी मांग थी जो भारतीय सरकार किसी भी कीमत पे पूरी नहीं कर सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार पे लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। विमान में मौजूद यात्रियों के परिवार लगातार सरकार पे दबाव बढ़ाते जा रहे थे। अब भारतीय सरकार तालिबान से बात करती है, पर तालिबान साफ मना कर देता है कि हम किसी भी आतंकवादियों पे भारतीय सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने देंगे। अब कुछ दिन ऐसी बातचीत चलती रहती है और इस बातचीत को कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक चली इस बातचीत में आतंकवादियों की कुछ हद तक मांगे कम हो जाती हैं। जो पैसे की $200 मिलियन की जो बात हुई थी वो बात तो बिल्कुल ही रद्द हो जाती है और जो 30 आतंकवादियों की रिहाई की बात थी वो 30 से लेकर 3 पे आ जाती है। अब आतंकवादी बोलते हैं कि इस बात पे भारतीय अधिकारियों के साथ आतंकवादियों की सहमति बनती है कि 30 नहीं सिर्फ 3 आतंकवादी छोड़ दीजिए और इस बात का क्रेडिट भारतीय अधिकारियों को जाता है। और वहीं दूसरी तरफ विमान में सारा खाना पीना सब खत्म हो चुका था। सभी यात्री अपनी जीने की उम्मीद खोते जा रहे थे। अब तीनों आतंकवादियों को अलग अलग जेल से दिल्ली लाया जाता है और इन तीनों आतंकवादियों को तत्कालीन अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह के साथ एक विमान में बिठा के कंधार भेजा जाता है और अगले ही दिन 21 दिसंबर को इन तीनों आतंकवादियों को रिलीज कर दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी भी सभी यात्रियों को रिलीज कर देते हैं, लेकिन इस बीच भारतीय सरकार को उम्मीद थी कि तालिबान हमारा सपोर्ट करेगा। तालिबान अब इन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लेगा और भारत के हवाले कर देगा, लेकिन तालिबान बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। तालिबान की एक गाड़ी आती है और इन आतंकवादियों को गाड़ी में बिठाती है और बॉर्डर की तरफ चली जाती है और ये बॉर्डर था पाकिस्तान का बॉर्डर। इस घटना के देखने के बाद भारतीय सरकार और पूरी दुनिया के सामने ये साफ हो चुका था कि इस मामले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। हरकत उल मुजाहिदीन एक पाकिस्तान का इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जो POK में काफी सक्रिय था। 31 दिसंबर को ही यात्री सारे भारत आ जाते हैं, लेकिन भारत आज तक उन 3 छोटे आतंकवादियों का परिणाम भुगत रहा है, वो चाहे मुंबई हमला हो जाए चाहे संसद पे हमला हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बाद आज तक कोई विमान हाईजैक नहीं हुआ। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वंदे मातरम।